Class 9 History Chapter 2. Class 9 History Chapter 2, Socialism in Europe and the Rise. Socialism in Europe and the Russian Revolution आपको है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्यतः सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति आपको है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए in the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and borders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of the post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. देखिए अब क्या पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया था, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एसेस्ट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज के आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर क्वीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस रचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया, यहाँ देखिए यूरोप और एशिया से दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए क्या कि नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वांटेड नॉट, देखिए यहाँ पर क्या कि नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservative, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what binds them together? We must remember that these terms don't mean the same thing in all contexts or at all times. फिर आपको यहाँ पर कहा गया क्या कि मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी मतलब अंग्रेजी में कंजर्वेटिव्स थे, कुछ उदारवादी लिबरल्स थे या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में। तो उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीतिक इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ और कार्य और परिवेश में एक ही नहीं होता। देखिए यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है वी विल लुक, ये देखिए यहाँ पर क्या कि वी विल लुक ब्रीफली एट सम टाइम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल
tradition of the 19th century and see how the influence changed. Then we will focus on then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society through the revolution in Russia. Socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape a society in the 20th century. इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए लिबरल्स, देखिए यहाँ पे क्या कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव की बात की गई। उदारवादी, रेडिकल और देखिए रूढ़िवादी। देखिए लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म, देखिए उदारवादी या रेडिकल और रूढ़िवादी की बात यहाँ पर की गई है। देखिए वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड और रिलीजन्स। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली discriminated in favor of one religion or another. Britain, देखिए Britain favor the Church of England. Britain favor the Church of England. Austria and Spain favor the Catholic Church. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against government. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officers. However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. अब देखिए उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी में यहाँ पे देखिए समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते हो कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन का जो सरकार था वह ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकार और रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यह समूह आपको लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। अब आगे देखिए इन कंट्रास्ट मतलब इसके विपरीत देखिए इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। मैनी सपोर्टर्स वुमेन्स सुफ्रेगेटी, देखिए आप एक मिनट इसको देख लीजिए। सफ्रेगेट आप यहाँ बोल सकते हैं इसको। सफ्रेगेट मूवमेंट्स अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्राइविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. देखिए यहाँ पर क्या इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे।
अब देखिए कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. However, even conservatives had opened their minds to the needs for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था. रूढ़िवादी तबका जो था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे. पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते भी वे भी मानने लगे कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो. अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि देखिए आपको सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोशल चेंज. देखिए इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो. इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे. उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे. वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे. अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. यहाँ पे कहा गया देखिए रूढ़िवादी तबका देखिए रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे. पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और वह बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो. फिर देखिए सच डिफरिंग आइडियाज़ यहाँ आपको कहा गया देखिए सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज क्लेश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल एंड दैट फ्लोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब देखिए क्या कि यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पे क्या फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए. 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण या राष्ट्रीय रूपांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया. आगे देखिए क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज की बात की गई है. देखिए मतलब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन आपके यहाँ पर है. देखिए दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ ए न्यू टाइम. इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड. रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड. देखिए ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोषक था. यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था. यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी. अब आगे यहाँ देखिए क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. वर्क आवर्स यहाँ देखिए क्या वर्क आवर्स ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वर पुअर. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन.
poorly during times of no demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution to these issues. टू दीज इशूज देखिए यहाँ पर क्या कि औद्योगिकरण, देखिए औद्योगिकरण ने क्या कि औद्योगिकरण औरतों आदमियों को, और देखिए ये आपके यहाँ पर औद्योगिकरण ने औरतों आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूर बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते थे और फैलते जा रहे थे। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसके देखिए यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया, जो इमेज आप यहाँ पे देख रही है आपको, द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी हैज सीन बाय ए कंटेम्प्रोरी। ये जो 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे देखिए क्या कि फ्रॉम यह आपको क्या कि ये जो आपको हेनरी मैयू लंदन लेबर एंड लंदन पुअर के 1800 इमेज है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए एक नया वर्ड आपको सफ्रा, देखिए यहाँ पर सुफ्रेगेट, आपके यहाँ पर सुफ्रेगेट आपके यहाँ पर है, सुफ्रेगेट आपके यहाँ पर देखिए सफ्रेगेट या मताधिकार, सफ्रेगेट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, मताधिकार आंदोलन जिसको बोलते हैं। ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। मताधिकार आंदोलन क्या, देखिए वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाए गए आंदोलन को मताधिकार आंदोलन बोलते हैं। सफ्रेगेट मूवमेंट या ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, वो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाए गए आंदोलन को बोलते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, तो आगे आपको यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या सम नेशनलिस्ट, अब यहाँ पर क्या कि सम नेशनलिस्ट, अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर आपको जो कहा गया ऑलमोस्ट ऑल, देखिए ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री वेंचर। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privilege and the old aristocracy had by birth, they firmly believe in the value of individual effort, labor and enterprise. If freedom of individual was ensured, if the poor, देखिए यहाँ पर क्या, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe that societies would develop. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. अब देखिए लगभग यहाँ पर जो कहा लगभग सभी उद्योगपति, देखिए लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। लगभग सभी उद्योग आपको व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। ये बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने और विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत परिश्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाज स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह एवं पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अब आगे यहाँ पर देखिए गोलबंद हो गए थे। आगे यहाँ पर क्या कि देखिए यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें, देखिए सम नेशनलिस्ट, यहाँ पर क्या कि सम नेशनलिस्ट
यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या कि some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany, and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. Nationalists talked of revolution that would create a nation where all citizens would have equal rights. After 1815, देखिए आप after 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं को सत्ता पलट का प्रयास करने लगे। देखिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रवादी यहाँ पर आपको और राजाओं को सत्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गीसेपे मैज़नी या जोसेफे मैज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। बाहर से दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। फिर आपको आगे देखिए क्रियाकलाप, आपको यहाँ पर आपको एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई। लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपके मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे वो लिखिए। एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मंझोला भूस्वामी, एक गृहस्वामी आपको है। और फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। देखिए यहाँ पर क्या कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप की बात यहाँ पर की गई है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप की बात आपके यहाँ पर की। यूरोप में समाजवाद का आना आपके यहाँ पर है। यूरोप में समाजवाद का यहाँ पर आना आपको देखिए यहाँ पर यूरोप में समाजवाद का जो आना है उसको यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर यूरोप में समाजवाद का आपको यहाँ पर आना है। देखिए आपको द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। देखिए परहैप्स यहाँ पे क्या कि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार, देखिए यहाँ पर क्या कि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। देखिए बाय द मिड 19th century इन यूरोप सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। देखिए यहाँ पर क्या कि समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि सोशलिस्ट, देखिए यहाँ पर जो कहा गया सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट यहाँ पे कि सोशलिस्ट जो आपके यहाँ कहा गया सोशलिस्ट वर देखिए यहाँ पे क्या कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट हैज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। व्हाई इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गैव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सो इफ द सोसाइटी हैज ए हाउ रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव एंड सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट देखिए सोशलिस्ट wanted this change and campaigned for it. How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? अब हम देखिए क्या है कि समाजवादी, देखिए यहाँ जो कहा गया समाजवादी, देखिए समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति को निजी स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्याओं की जड़ है। उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मत रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति या पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सारा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें देखिए कोई समाज संपत्ति बिना कैसे चल सकता है। समाजवादी देखिए समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए सोशलिस्ट, यहाँ देखिए सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर्स। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन का जीवन काल आपको लाइफ स्पेन आपको 1771 से लेकर 1858 तक रहा। इसमें आप देखिए क्या कि देखिए अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives in France. For instance, Louis Blanc, देखिए Louis Blanc wanted the government to encourage a cooperative and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divide the profits according to the work done by members. देखिए समाजवादी के पास भविष्य की यहाँ पर जो कहा गया समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादी के पास देखिए क्या कि समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन इंडियाना मतलब अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के सामुदायिक रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कि वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। अब आपको देखिए क्या कि यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ओवेन की बात है। रॉबर्ट ओवेन का जीवन काल आपको 1771 से लेकर आपको 1858 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देखिए लुई ब्लांक फ्रांस के जो थे उनका जीवन काल आपको कितना 1813 से लेकर 1882 ईस्वी तक आपको रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या उसके बाद आपके यहाँ पर कहा गया क्या कि आपके यहाँ देखिए कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 कार्ल मार्क्स का जीवन काल 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक आपको रहा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एंड देखिए यहाँ पर जो आपको है और फ्रेडरिक एंगल्स का जीवन का 1820 से लेकर 1855 ईस्वी तक आपको रहा। देखिए यहाँ पर क्या कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। मार्क्स आर्गूड दैट इंडिविजुअल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। देखिए द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A community society was the natural society of the future. देखिए कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1882 ईस्वी तक और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से लेकर 1855 ईस्वी तक। देखिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का ख्याल था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति स्तर के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूर की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। देखिए अपनी स्थिति में सुधार लाने के मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज
समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा, उन्होंने भविष्य की समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट और स्वामित्व और कम्युनिस्ट समाज का उन्होंने भविष्य की समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। उसके आगे यहाँ पर देखिए एक्टिविटी था लिस्ट 2 आपको। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या क्या गया, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म आपको है। सपोर्ट फॉर देखिए इमेजिन दैट ए मीटिंग, यहाँ पर जो एक्टिविटी आप पढ़े तो उसका यहाँ था इमेजिन दैट ए मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड इन योर एरिया टू डिस्कस द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ डूइंग अवे विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंट्रोड्यूसिंग कलेक्टिव ऑनरशिप। राइट द स्पीच यू वुड मेक एट द मीटिंग इफ यू आर ए पुअर लेबर वर्किंग इन द फील्ड्स, ए मीडियम लेवल लैंड ओनर, ए हाउस ओनर। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर क्या की आगे यहाँ पर देखिए सपोर्ट फॉर सोशलिज्म की बात आपको की गई, समाजवाद के समर्थन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए समाजवाद के जो समर्थन की बात आपके यहाँ पर की गई उसको देखिए साथ साथ बाय द 1817 देखिए सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। सोशलिस्ट फॉर्मेड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। देखिए 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। अब एक वर्कर्स देखिए आपको यहाँ पर क्या कि वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। देखिए दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली with the Social Democratic Party (SPD) and helped it win parliamentary seats by 1905. Socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberals, and radicals. देखिए इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। फिर आपको आगे यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया, उसको यहाँ पे देखिए। फिगर 2 में आपको यहाँ पर शो किया गया। देखिए दिस इज ए पेंटिंग This is a painting of the Paris Commune of 1871 from Illustrated London News 1871. It portrays a scene from the popular uprising in Paris between March and May 1871. This was a period when the town council Commune of Paris was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professions, political activists, and others. And the uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state. The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over as a prelude to a socialist revolution. The Paris Commune is also popularly remembered for two important legacies. One, for its association with the workers, a red flag that was the flag adopted by the
कम्युनर्स मतलब कम्युनर्स मीन्स की रिवोल्यूशनरीज इन पहले से टू देखिए टू दूसरा यहाँ देखिए फॉर द मार्शलियाइज देखिए यहाँ पर क्या कि फॉर द मार्शलियाइज originally written as a new war song in 1792. It became a symbol of the community and the struggle of liberty. देखिए यहाँ पर जो आपको दूसरा अपने यहाँ पर कहा है उसको साथ देखिए आर्टिकल 2 में देखिए पेरिस कम्यून यह पेरिस आपको कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में आपको मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाए गए जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। ये उत्तर पूर्व फ्रांसीसी सरकार ने की नीतियों के बढ़ते ये उत्तर पूर्व आपको यहाँ देखिए यह उथल पुथल यहाँ पर क्या कि यह उथल पुथल जो आपके यहाँ पर है इसमें देखिए क्या यह ऐसा दौर था जब प्रेस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उत्तर पूर्व फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष यहाँ पर क्या कि बढ़ते असंतोष कारण पैदा हुई। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादी क्रांति के पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से भी याद की रखा जाता है। यह देखिए एक मजदूरों के लाल झंडे, एक मजदूरों के यहाँ देखा कि एक मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ। इसी घटना से आपको कम्युनाडो मस्क की लिबर्टी कम्युनाडो मीन्स की क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। देखिए यहाँ पर चुना था। दूसरा माइंड देखिए यहाँ पर क्या कि माइंड सेंस देखिए आप क्या आपको कहा गया माइनसेंस के जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में आपको युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था और आपके यहाँ लिखा गया था। अब ये आपको लंदन न्यूज 1871 से लिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए द रशियन रिवॉल्यूशन की बात की गई है। द रशियन रिवॉल्यूशन रूसी क्रांति की बात यहाँ पर आपको करते हैं। इसमें आपको क्या देखिए द रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन रूसी क्रांति जो आपको है वो यहाँ पर हम देखते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन रूसी क्रांति आपको देखिए इन वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज ऑफ यूरोपियन स्टेट दैट सिचुएशन वाज रिवर्स सोशलिस्ट देखिए हम क्या कि सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द कोड अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब हम देखिए क्या कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन in Russia when the revolution occurred. To answer this question, let us look at Russia a few years before the revolution. अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया देखिए यहाँ पर यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया और 1970 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में आपको राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। फिर आपको आगे के देखिए क्या कि ऐसा कैसे हुआ क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक क्रांति समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालत कैसे थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले स्थिति पर नजर डालें। अब आगे हम देखिए रूस द रशियन एम्पायर 1947 द रशियन एम्पायर 1947 मतलब रूसी साम्राज्य आपको हो गया 1914 से 1914 से आपको हुआ। अब देखिए यहाँ पर फिगर आपको दिया गया क्या है फिगर जो आपको है वो किसका है जार निकोलस सेकेंड इन द वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग 19 में बनाया गया था। उसका देखिए क्या है ये पेंटेड बाय अर्नेस्ट लिपगार्ड 1847 टू 1823। अब देखिए क्या कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थित देखिए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के वाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय का इमेज है। 1990 में आपको अर्नेस्ट लिपगार्ड 1872 से 1932 द्वारा बनाया गया था।
अब आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आपके यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर द रशियन एम्पायर की बात की गई। द रशियन एम्पायर जो आपको है, द रशियन एम्पायर इन 1914, रूसी साम्राज्य आपको 1914 ईस्वी में, देखिए रूसी साम्राज्य 1914 ईस्वी, रूसी साम्राज्य 1914 ईस्वी। हम देखिए क्या कि इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लाक्या, देखिए यहाँ पर क्या फिनलैंड, लातविया, देखिए फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। इट स्ट्रेच देखिए it stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslim and Buddhist। आपके यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए 1914 में रूस और उसके पूरे समाज पर जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास देखिए मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन एवं बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अब यहाँ देखिए बट एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यहाँ आपको मैप आपको दिया गया है, एक इमेज आपको देखिए, इमेज जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ये इमेज यहाँ देखिए क्या कि ये जो इमेज आप देख रहे हो क्या, द मैप देखिए द मैप शोज द रशियन एम्पायर एंड द यूरोपियन कंट्रीज एट द वार ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को यहाँ पर दर्शाया गया जो इसमें शामिल है पहले विश्व युद्ध में। अब आपको आगे यहाँ पे कहा गया इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात कर लेते। इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो आपको है, मतलब आपको यहाँ पर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और सोसाइटी समाज, इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था जो आपको उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इमेज भी आपको दिया गया है। इमेज जो आपके यहाँ पर देख रहे हो वो इमेज आपको है, देखिए अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स इन प्री वार सेंट पीटर्सबर्ग, मैनी सर्वाइव्ड बाय ईटिंग एट चैरिटेबल किचन्स एंड लिविंग इन पुअर हाउसेज। अब यहाँ देखिए क्या कि युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान, बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या आगे यहाँ पे आपको है कि देखिए वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन ए डॉर्मिटोरी इन प्री रिवोल्यूशनरी रशिया। देखिए दे स्लिप्ड इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विथ देम, आपको यहाँ पर है। अब देखिए क्या कि क्रांतिपूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर, वे पालियों में बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात आपको की गई थी। इकोनॉमी एंड अर्थव्यवस्था और समाज जो आपके यहाँ पे उसको देखिए अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और समाज। अब इसमें देखिए क्या कि एट द बिगनिंग ऑफ द 12th century द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशिया पीपुल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। दिस proportion was higher than in most European centuries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produce for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. देखिए 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी जुड़ा हुआ था। रूसी समाज की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर
फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देखिए देखिए इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट हैज वेल हैज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन। अब एक इंडस्ट्री यहाँ देखिए इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories exist alongside the craft workshops. Many factories were set up in the 1890s decade when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled by the 1900 decades. In some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number. देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो कहा कि उद्योग बहुत कम थे। देखिए उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को बहुत देखिए उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाना भी मौजूद थे। बहुत सारे हम क्या किए देखिए बहुत सारे कारखाने 1890 दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से आज बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट टू सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स could not prevent rules being broken. In crafts unit and small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. अब यहाँ देखिए क्या कि उद्योग बहुत कम थे। यहाँ पर जो आपको कहा ज़्यादातर देखिए आप क्या कि ज़्यादातर कारखाना उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयाँ और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। अब देखिए वर्कर्स वर डिवाइडेड social group. Some had a strong link with the village from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers, and their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and the 3/4 of a man wage. Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few.
अब देखिए यहाँ पर कि सामाजिक जो यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक स्तर पर देखिए सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गाँव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच देखिए देखिए यहाँ पर क्या मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावा और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम ही थे। देखिए डेस्पाइट यहाँ पे क्या है कि डेस्पाइट डिविजन्स, यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए डेस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स बट अबाउट dismissals or work condition. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 and 1897 and in the metal industry during 1902. यहाँ पे क्या इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे फिर आपको कहता है क्या कि इसमें आपको क्या इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया था कि इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च owned large properties like workers peasants too were divided. They were also deeply religious, but except in a few cases they had no respect for the nobility. Nobles यहाँ पे क्या nobles got their power and position through their services to the Tsar and not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Britain, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. Russian peasants were different from the European peasants in another way. They pulled their land together periodically, and their commune मतलब मीर divided it according to the needs of individual families. अब आपको देखिए देहात में यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि देहात में देखिए यहाँ पर क्या है कि देहात में ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूर की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति दौरान ब्रिटेनी के किसान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में आपको दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ किसान के समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपको कहा गया, इसके बाद आपको यहाँ आपको कुछ सोर्स आपको देखिए सोर्स 4 में यहाँ पर कहा देखिए सोर्स 4 में आपके यहाँ पर उस समय के यहाँ पर क्या अलेक्जेंडर यहाँ पर एक सोर्स आपको यहाँ पर दिया गया है कि अलेक्जेंडर यहाँ पे कि आपको अलेक्जेंडर देखिए यहाँ पर क्या कि अलेक्जेंडर स्यापिनकोव देखिए अलेक्जेंडर स्यापिनकोव आपको यहाँ पर
पिनिकोव, आपको पिनिकोव आपके यहाँ पर है। देखिए अलेक्जेंडर सयान पिनिकोव, ए सोशलिस्ट वर्कर ऑफ द टाइम, गिव अस ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज। देखिए उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापिनकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। अब देखिए क्या प्रोपेगेंडा वाज, देखिए प्रोपेगेंडा वाज डन इन द प्लांट्स एंड शॉप्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। देयर वर आल्सो डिस्कशन सर्कल्स, लीगल मीटिंग्स took place on matters concerning officer issues, but this activity was skillfully integrated into the general struggle for the liberation of the working class. Illegal meetings were arranged on the spur of the movement, but in an organized way. During lunch, in evening break, in front of the exit, in the yard, or in the establishment with several floors on the stairs, the most alert workers would form a plug in the doorway, and the whole mass piled up in the exit. An agitator would get up right there on the spot. Management would contact the police on the telephone, but the speeches would have already been made and the necessary decision taken by the time they arrived. यहाँ देखिए क्या कि ये हम जो खास बात था क्या एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से उपयोग दिया जाता था। गैर कानूनी बैठक की जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिल इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए सोशलिज्म इन रशिया की बात आपको करते हैं। सोशलिज्म इन रशिया, रूस में आपको समाजवाद जो है उसको यहाँ पर देख लीजिए। सोशलिज्म इन रशिया के आपको यहाँ पर देखिए आपको है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, देखिए आप ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। देखिए यहाँ पर द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of the government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. देखिए यहाँ जो कहा गया कि 1914 से पहले रूस के सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादी ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि सम रशियन, देखिए यहाँ पर क्या कि सम यहाँ पर जो कहा गया सम रशियन सोसाइटीज फेल डेट, देखिए सम रशियन सोसाइटीज फेल डेट सम रशियन सोसाइटीज फेल डेट द रशियन peasants some custom of dividing land periodically made them natural societies. So peasant not workers would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. लेकिन कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावने वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूसी बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी आपको समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन
रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए, कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विरोधों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। अब आगे यहाँ पर देखिए, The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Other Mensheviks thought that the party should be open to all, as in Germany. अब देखिए सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार अर्थात राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या एवं स्तर पर मतलब गुणवत्ता के स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेनेस्विक मानता था कि पार्टी में सभी सदस्यों की सदस्यता मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब आगे यहाँ देखिए कि ए टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवोल्यूशन। देखिए उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति आपके यहाँ। देखिए रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। लिबरल्स देखिए यहाँ पर क्या, लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड socialist revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted to modernize Islam to lead their societies. अब यहाँ देखिए क्या, रूस एक निरंकुश, यहाँ जो कहा उत्तर पुत्र का समय 1905 की क्रांति। देखिए यहाँ पर रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में जदीदियों का भी समर्थन मिला। अब आगे आपके यहाँ पे आपको कहता है, देखिए इस चीज़ को यहीं तक आपको रखिए, जल्दी तक कहीं रखिए।